नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी कक्षा 7 हमारा अतीत या नहीं जो इतिहास की पुस्तक है उसका पाठ नंबर 1 हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल या नहीं। 1000 वर्षों में कौन कौन से परिवर्तन होंगे उसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतिदिन कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी किताबों के आधार पर प्रतिदिन चर्चा की जाती है। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप एक बार हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और जहां पर आपके लिए अथाह सामग्री है और आप अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं तो भी आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ 6 से 12 के बच्चों के लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। 1000 वर्षों के दौरान परिवर्तनों के बारे में जाने। ये जो मानचित्र दिखाई दे रहा है ये अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया है, जो 12वीं शताब्दी के क्या थे, एक भूगोलवेत्ता थे और जिन्होंने दुनिया का सर्वप्रथम नक्शा बनाया है। उन्होंने यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया है और साथ में समुद्र भी यहाँ पर दिखाया है। इस तरीके से उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र यहाँ पर बनाया था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अल इदरीसी, थोड़ा नाम कठिन हो सकता है कक्षा 7 वालों के लिए। 12वीं सदी में भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया का नक्शा है यह, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। यहाँ पर 2 मानचित्रों के बारे में हम बात करेंगे। अगला मानचित्र यह है, इसके विषय में भी हम जानेंगे यहाँ पर किस तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया है। बिल्कुल आज से मिलता जुलता यह भारतीय उपमहाद्वीप है, जबकि पहले अगर देखें तो यह कुछ अलग जान पड़ता है। ये उस समय एक जो अरब यात्री थे अल इदरीसी, इनके द्वारा बनाया गया है। ये चर्चा शुरू करते हैं। अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी 1154 ने यह मानचित्र बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। भारतीय उपमहाद्वीप को इसमें दर्शाया गया है। मानचित्र 2 जो है 1720 में बनाया गया था। दोनों नक्शे ही एक ही इलाके के हैं, मगर उसमें काफ़ी अंतर है। आप देख पा रहे हैं, हम पढ़ ही वही रहे हैं कि 1000 वर्षों में कौन कौन से परिवर्तन आए। जब पहला मानचित्र बनाया भूगोलवेत्ता जो अरब यात्री अल इदरीसी था, उसने 1154 में बनाया था, जबकि दूसरा मानचित्र जो आप देखेंगे वह एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया है 1720 में। जैसे कि आप लोगों ने देखा, दोनों में काफ़ी अंतर है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम संसार का मानचित्र किसने बनाया। सर्वप्रथम संसार का मानचित्र अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया। आप प्रश्न पूछा जा सकता है कि अल इदरीसी कहाँ के निवासी थे। अल इदरीसी अरब निवासी थे। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, अंतर इनमें है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पर है जहां आज उत्तर भारत है। श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम आप देख पा रहे होंगे। आप यहाँ पर देखें कि श्रीलंका द्वीप जो है वह ऊपर की तरफ है, जबकि अगर आज के मानचित्र में हम देखें तो वह श्रीलंका नीचे है। उसके बाद आप देख रहे हैं जो फ्रांसीसी मानचित्रकार के द्वारा बनाया गया है, यह भारत का एक मानचित्र है और यह 1720 में बनाया गया था। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके दक्षिण में श्रीलंका है और इसके विषय में आप लोग जानते हैं कि 12वीं सदी के आरंभ में गिलाम द लिस्से के एटलस नोवे के अनुसार यह उपमहाद्वीप यहाँ पर दिया गया है। मानचित्र दो में जो फ्रांसीसी मानचित्रकार थे उनका नाम था गिलाम द लिस्से। दोनों नाम थोड़ा आप लोगों के लिए कठिन है, लेकिन 2-3 बार आप अगर कहेंगे तो गुलाम द लिस्से और अल इदरीसी, इन्होंने 2 मानचित्र बनाए थे। आप लोगों से पूछा जा सकता है
कि अलिदृश्य के बाद किसने मानचित्र बनाया, या 1720 में दुनिया का मानचित्र किसने बनाया? तो 1720 में या 18वीं शताब्दी में गिउलाम द लिस्से ने मानचित्र बनाया। 18वीं शताब्दी कहने का मतलब है कि 1701 से लेकर के 1799 के काल को हम 18वीं शताब्दी कहेंगे। और उसमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं। जो ये मानचित्र बनाया है इसमें कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे हम यहाँ गुजरात मान सकते हैं, इधर को दक्षिण भारत मान सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर हम भारत के विस्तृत खंडों के बारे में जो आंतरिक राज्य हैं उनको देख सकते हैं, और इसके दक्षिण में हम श्रीलंका को देख सकते हैं। मानचित्र दो पहले मानचित्र के बनने से लगभग 600 साल बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होगा, क्योंकि यहाँ पर जो तटीय इलाके हैं उसका सही से ब्यौरा दिया गया है, जबकि यह मानचित्र लगभग 600 साल बाद बनाया गया था जो पहला मानचित्र था। इसीलिए इसमें अनेक परिवर्तन आए और जानकारियां भी लोगों ने तब तक और अधिक सुदृढ़ कर ली थी। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। जो भी यूरोपीय यात्री थे वह गिउलाम द लिस्से के बनाए हुए मानचित्र के अनुसार यहाँ पर आते थे, भारत में आते थे। प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें, क्या इसमें से उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखें, इसे किसी तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र के तटीय और भीतरी इलाके के बीच ब्यौरे और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका कारण क्या है? इन्होंने असल में जो मानचित्र बनाया था वह समुद्री रास्ते के लिए बनाया था, और इसलिए बाहरी जो जानकारियां हैं वह महत्वपूर्ण ढंग से बताई गई हैं, जबकि आंतरिक जानकारियों के विषय में ये पूरे भारत में घूमे भी नहीं थे, इसलिए थोड़ा बहुत हो सकता है कि इनको जानकारी कम रही हो, या फिर इन्होंने अपने रास्ते के लिए ही उसका इस्तेमाल करने के लिए ही बनाया हो। इतनी ही महत्वपूर्ण एक बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इन 600 साल तक मानचित्र बनाने का अंकन जो था वह बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उसके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का भी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। अभिलेख मतलब जो पुराने लिखे हुई सामग्री है उसे अभिलेख कहा जाता है। ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती है। उदाहरण के लिए मध्य युग में फारसी आधुनिक फारसी भाषा से क्या थी? भिन्न थी। जो भारत में मध्य युग है, मुस्लिम काल है, उस काल में जो फारसी चलती थी वह आधुनिक फारसी से काफ़ी भिन्न है। यह यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए, आज इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। हिंदुस्तान का प्रयोग आजकल भारत के लिए किया जाता है। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा एवं गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। मिन्हाज सिराज फारसी इतिहासकार था जिसने ये क्षेत्र या नहीं भारतीय उपमहाद्वीप पूरा मेरे ख्याल से देखा नहीं होगा। जो वह जहाँ जहाँ गया होगा पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के मैदानों तक ही उसने उसके विषय में चर्चा की। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया है जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द से दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ।
और इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन के लिए किया है। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे मिन्हाज उस सिराज ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, लेकिन उसके लगभग 300 साल बाद जब बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी तो उसने यहाँ के जो उपमहाद्वीप है इसके भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ पर जो निवास करते हैं लोग उनकी संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया है। यहाँ पर एक शब्द है संस्कृति। संस्कृति का मतलब होता है रीति रिवाज, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, जो भी चीज़ें होती हैं ये सब संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के से कुछ समानता रखता है। 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध दरबारी कवि थे जिन्होंने अनेक सुल्तानों का काल देखा और उन्होंने हिंद शब्द का प्रयोग जो किया वह लगभग बाबर ने जहाँ पर हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है लगभग उससे मेल खाता है, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा सकता है वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े हैं जो आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों में कुछ भी अलग अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी, जैसे कि सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। उदाहरण के लिए विदेशी, जो मध्यकाल में विदेशी शब्द का प्रयोग किया जाता था वह एक जगह से दूसरे जगह के लोगों के लिए विदेशी शब्द का प्रयोग किया जाता था। जैसे गांव वाले शहर वालों को विदेशी समझते थे और शहर वाले गांव वालों को विदेशी समझते थे। मतलब जो लोग जिससे परिचित नहीं था वह उनके लिए विदेशी होता था। लेकिन आज के अर्थ में देखें तो विदेशी क्या है, जो हमारे देश का नहीं है, जो भारत का नहीं है, जो अन्य देश का है, वह हमारे लिए क्या है, विदेशी है। क्या आपको ऐसे ही कुछ और शब्दों का प्रयोग शब्दों का ध्यान आता है जिसका अर्थ भिन्न भिन्न संदर्भों में बदल गया है? हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। मध्य युग में मानो किसी गांव से आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समय समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। आप विदेशी शब्द में अंतर समझ रहे हैं। मध्यकाल में जो अनजान व्यक्ति था उसे विदेशी कहा जाता था, या जो आसपास का व्यक्ति नहीं था उसे विदेशी कहा जाता था। जबकि आज के अर्थ में देखें तो जो भारतीय नहीं है, जो दूसरे देश का है, वह विदेशी है। ऐसा व्यक्ति को हिंदी में परदेशी या फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। विदेशी को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। और किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। अगर एक ही गांव में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते थे तो वह एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे, बल्कि जो उस गांव से दूर का निवासी होता था गांव वालों के लिए शहर वाला और शहर वालों के लिए गांव वाला, या वनवासी मतलब जो आदिवासी था वह शहर वालों के लिए विदेशी और उसके लिए शहर वाले क्या होते थे, विदेशी होते थे। मध्यकाल में इस शब्द का प्रयोग इससे अर्थ में किया जाता था। इतिहासकार और उसके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं, उसकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा कि हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने जो पिछले साल कक्षा 6 में पढ़ा था उसमें देखा था कि गुप्त साम्राज्य से हर्षवर्धन के साम्राज्य तक में जो भारत में साम्राज्य चला उसके बारे में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर आप लोग 700 से 1750 के आसपास
का जो अध्ययन है, जो इतिहास है उसका अध्ययन करेंगे। इस काल में अध्ययन के लिए इतिहासकार जिस संरोतु का प्रयोग करते हैं उसमें आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग में वैसे ही चली आ रही हैं। इस इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्के हैं, शिलालेख हैं, स्थापत्य कला है या नहीं, भवन निर्माण कला है और लिखित सामग्रियों पर निर्भर करते हैं। कोई भी इतिहासकार जब किसी भी क्षेत्र का इतिहास जानता है तो वह वहाँ के सिक्के हैं, शिलालेख हैं, वहाँ की स्थापत्य कला या नहीं, भवन निर्माण के बारे में जानता है और उस आधार पर वहाँ की संस्कृति एवं इतिहास के बारे में पता करता है। पर कुछ बातें पहले से ही काफ़ी भिन्न है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। जैसे कि प्राचीन काल में लोग जो धर्म ग्रंथ लिखते थे या वृत्तांत लिखते थे या उपदेश देते थे या अर्जियाँ लिखते थे या जो अदालतों के दस्तावेज या हिसाब होते थे, करों के खाते होते थे, लिखने का उपयोग करने लगे थे। मध्यकाल में तो ये सब चीज़ें लिखने लग गए थे, कागज में लिखने लग गए थे। लेकिन जो प्राचीन काल में लिखे जाते थे उसको धनी व्यक्ति ही या शासक जन ही या मठ तथा मंदिर में पांडुलिपियाँ एकत्रित करके लिखते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकार को बहुत सारे विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इसका उपयोग करना क्या है, कठिन है, क्योंकि उस समय की भाषा अलग थी और कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिसे समझना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ पीछे कुछ चीज़ें छूट गई थी। कागज़ का मूल्य आप देख पा रहे होंगे। कागज़ के बारे में आप यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। दो प्रसंग यहाँ पर दिए गए हैं। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी और उसने कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल किया। 13वीं शताब्दी में जब एक इतिहासकार को कागज की जरूरत पड़ी तो उसने पुराने जो कागज थे उनको धो करके जो उसके प्रयोग के लिए कम उपयोगी थे उनको धो करके इतिहास लिखा, सुखा करके उन कागज़ों को। जबकि एक सदी बाद आप बाज़ार में कोई खाद्य सामग्री खरीदते हैं तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती तो दुकानदार एक वह वस्तु कागज़ में लपेट कर देता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं आजकल कागज़ प्रचुर मात्रा में है। अगर आप दुकान से कोई सामान लाते भी हैं तो उसी में आप लोगों के पास बहुत सारा कागज़ आ जाता है। तो कागज़ कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में कागज़ निश्चित तौर पर सस्ता था, अधिक उपलब्ध था। और उससे पहले जो 13वीं शताब्दी थी वहाँ पर कागज़ क्या था, कम मात्रा में मिलता था और वह बहुत कम लोगों के पास उपलब्ध था। अभिलेखागार क्या होता है इसे आप समझेंगे। ऐसा स्थान जहाँ पर दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। अभिलेखागार मतलब जहाँ पर हम दस्तावेजों को रख सकते हैं, लिखित तौर पर जो भी चीज़ें हमारे पास होती हैं उसे हम रख सकते हैं, जिसे हम एक लंबे समय तक लिख सकते हैं। आज के बात करें तो प्रत्येक राज्य सरकार के अपने अपने क्या हैं, अभिलेखागार हैं और वो वहाँ पर अपने ब्यौरों को रखते हैं। उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकल नवी हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। उन दिनों आज की तरह छापे खाने नहीं थे, छपाई के मशीन नहीं थे, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी और उस समय
जो नकल नवीस होते थे, मतलब जो लिपिक होते थे, क्लर्क होते थे, वो क्या करते थे, नकल नवीस कहने का मतलब बिल्कुल उसकी कॉपी करते थे। जो पांडुलिपि होती थी उसी को उससे उतारते थे। आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि हम यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपके अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा। जब लिपकों ने, नकल नवीसों ने यह काम पांडुलिपियों के माध्यम से प्रतिकृत बनाई तो उन्होंने जब इसकी कॉपी की, इसे नकल करके उतारा, तो यह काम इतना आसान नहीं था। कभी तो उन्हें भाषा का अंतर पड़ा होगा और साथ ही कभी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो स्पष्ट उन इतिहासकारों के समझ में नहीं आई होंगी कि क्या लिखा गया है, और फलस्वरूप आपके लिखे मैं मित्र के लिखे हुए कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। आपके मित्र और आपके लिखे हुए चीज़ों में अंतर आ सकते हैं, ये यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। और यहाँ पर हम पिछले पेज में देखें कि किस तरीके से यहाँ पर यह एक लघु चित्र है, प्रतिकृत है, जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार 10.5 गुणा 1 सेमी है। इस छोटे आकार के लघु चित्र या मिनीचेयर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख और पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। और ये आप देख पा रहे हैं किस तरीके से उस जमाने में बिल्कुल इस तरीके से इतिहासकार किसी भी चीज़ को लिखते थे। आप इस चित्र से निश्चित तौर पर समझ गए होंगे। अगर आपको होमवर्क वाला उदाहरण याद आ रहा है तो आप लोग निश्चित तौर पर समझ गए हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कॉपी की जा रही है। आइए जाने आगे क्या दिया गया है। यह आप लोग जो देख रहे हैं, लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। फारसी और अरबी में ही देखें कि यहाँ पर लिखावट की जो शैली है कुछ अलग प्रकार की है, जबकि यहाँ पर अलग प्रकार की है। इसमें क्या हो सकता है, कठिनाई हो सकती है समझने में। नस्तालिक लिपि बाईं ओर से वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि का पढ़ना आसान होता है। सिकृत लिपि दाईं ओर अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन होती है। आप देख सकते हैं कि ये बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। जैसे जैसे ये दाईं ओर जाती है तो ज़्यादा क्या होती है, चिपकी हुई होती है, सघन होती है। और उसके बाद हम देखें पांडुलिपियों की प्रति बनाने में भी कुछ न कुछ यही होता होगा। जब पांडुलिपियाँ एक दूसरे से लिखी जाती थी तो कुछ न कुछ फेरबदल होता रहता होगा, कोई न कोई शब्द या वाक्य बदल जाता होगा। सदी दर सदी प्रतिलिपियाँ भी क्या थी, बनती रही। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। इसमें बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपियाँ शायद ही कहीं मिलेगी। क्योंकि जो इतिहासकारों ने नकल करके लिखा तो उसमें थोड़ा उनके अपने विचार भी आ सकते हैं। हो सकता है कि वह इसे अच्छे प्रकार से समझे भी ना हो, उन्होंने उसमें अपना तर्क तो जोड़ दिया हो। हमें बाद के लिपियों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी वृत्तांत पहली बार 1356 और दूसरी बार 2 वर्ष बाद लिखा, या नहीं 1358 बाद। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971
तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबी पड़ी थी या दबा पड़ा था। आप देख पा रहे होंगे कि एक ही व्यक्ति के द्वारा मात्र 2 साल के अंतर में लिखी गई चीज़ों में भी क्या मिला है, काफ़ी अंतर मिला है। उस समय जो जियाउद्दीन बर्नी थी, उसके जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है, उस पर क्या निर्भर करता है कि उसने 2 साल में क्या चीज़ें अंतर पाया और किन चीज़ों के बारे में उसने अलग चीज़ें लिखी। इसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में यहाँ पर दिया है। अगर हम इसे एक ही भाग में चर्चा करेंगे तो यह काफ़ी लंबा वीडियो बनेगा, जिससे कि कक्षा 7 वालों के लिए थोड़ा लंबा हो सकता है और ध्यान एकाग्र करने में मुश्किल हो सकती है। इसे हम अगले भाग में चर्चा करेंगे और साथ ही इसके अभ्यास प्रश्नों पर भी जल्द चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं तो देर किस बात की, आप लाल बटन के सब्सक्राइब को दबाकर बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में रख सकते हैं। जैसे ही हमारा अगला वीडियो आएगा तो आप हमारे इस YouTube चैनल से आपको सबसे पहले उसकी खबर दी जाएगी। आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने कार्य में व्यस्त रहिए और जैसे ही हमारी अगली वीडियो आएगी तो निश्चित तौर पर सबसे पहले आपको उसकी जानकारी होगी। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।